ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर में आज हम बातचीत करने वाले हैं आंखों से संबंधित बीमारियां और चश्मे को लेकर लगातार जो एज है वो घटती जा रही है, उसके पीछे क्या कारण है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीतीश कथुरिया साहब जो पिम्स सिटी सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका जो मेडिकल का सफर रहा वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे शुरुआत हुई। मैं डॉक्टर नीतीश कथुरिया पिम्स सिटी सेंटर में फेको रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्निया सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। तो मेरी शुरुआत हुई 2005 में जब मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था। उसके बाद 2016 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, जिसके बाद मैंने श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल दिल्ली में 2017 में ट्रेनिंग कंप्लीट कर वापस उदयपुर की तरफ में आया और अब लगभग 10 साल हो चुके हैं यहाँ पर कॉर्निया सर्विसेज और आंखों का इलाज करते हुए। और अभी जो हमारी सुविधाएं हैं वो पिम्स सिटी सेंटर में उपलब्ध हैं। जी, चश्मे को लेकर मैं जानना चाहता हूँ कि हम छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगाते हुए देख रहे हैं, क्या वजह है ये उम्र घटने के पीछे? कम उम्र में बच्चों को चश्मा लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं आपसे एक डाटा शेयर करना चाहूँगा कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमारे साथ एक रिसर्च शेयर करी जिसमें ये कहा गया है कि 2050 तक हर दूसरे व्यक्ति को मायोपिया होगा, मतलब चश्मा लगा रहेगा। और अगर हम बात करें ईस्टर्न कंट्रीज़ की, जैसे कि चाइना के कुछ प्रोविंस, वियतनाम, कोरिया, तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चों में यह परसेंटेज 70% तक जा चुका है। हालांकि इंडिया की स्टडीज़ की हम बात करें तो अभी ये 10 से 11% ही है, पर कुछ अर्बन एरियाज़ में इसकी फ्रिक्वेंसी 21 से 25% तक भी जा चुकी है। तो यह सब जो तेज़ी जो देखी गई या कम उम्र में बच्चों का चश्मा देखा गया, यह मेनली कोविड के बाद स्टार्ट हुआ जब डिजिटलाइजेशन ने हमारी ज़िंदगी में एंट्री ली और ज़्यादा नियर वर्क होने की वजह से, कम उम्र में होने की वजह से यह नंबर थोड़ा तेज़ी से बढ़ता है, जिसके पीछे अलग अलग थ्योरीज भी हैं। चलिए, बहुत बड़ी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी कि अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो कई ऐसे देश हैं जहाँ 70% तक जो लोग हैं उन्हें चश्मा लगाने की नौबत आ चुकी है, लेकिन भारत में ये 10 से 11% है। सर, अगर रूरल और जो अर्बन एरिया की बात करें तो क्या आप ऐसा भी माना जाता है कि रूरल एरिया है वहाँ पर कम लोगों को चश्मा लगाए हुए देखा जाता है, जबकि सिटी या जो शहरी एरिया है उसमें ज़्यादा? क्या वजह होती है? बिल्कुल सही कहा आपने। अर्बनाइजेशन और डिजिटलाइजेशन दोनों को हम देखें तो ये एक मुख्य कारण है जो चश्मे का नंबर आजकल कम उम्र में आ रहा है या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ये जिसके पीछे मैं दो कारण विशेष मानूंगा। एक रूरल एरिया में कम होने का कारण अंडर रिपोर्टिंग भी हो सकती है कि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, हमारी अब तक वहाँ पे रीच उतनी नहीं हो पाई है या स्क्रीनिंग उतना नहीं हो पाया कि हम उन बच्चों को जांच पाएँ। दूसरा, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होने का एक कारण ये भी है कि घरों का साइज़ छोटा हो गया है, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं आज के समय, और डिजिटलाइजेशन सब कुछ मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट के ऊपर आजकल होने लगा है, जो इस चीज़ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। बिल्कुल सर, ऐसी क्या कभी ऐसी स्टेज भी आ सकती कि जब नंबर इतना बढ़ जाए कि उसको दूसरी परेशानियां झेलनी पड़े? बिल्कुल। जब मायोपिया, जिसे हम जो मोर कॉमन है रिफ्रैक्टिव एरर्स के अंदर, जब वो -6 के ऊपर जाता है तो हम उसे हाई मायोपिया कहते हैं, जिसके अंदर उसका फ्यूचर में कुछ पर्दे की बीमारियों का रिस्क, जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल होल, या फिर मैकुलर डिजनरेशन या ग्लूकोमा, इवन जो मायोपिया के साथ एसोसिएटेड रहता है, उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। और अगर हम प्लस के नंबर की बात करें तो उसके साथ आंखों में तिरछापन या भेंगापन आना, तो वो उसका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर बीमारियों में ये माना जाता है कि हेरिडिटी की वजह जो है वो इस बीमारी में हेरिडिटी भी इम्पैक्ट करती है। क्या चश्मा या आंखों की बीमारी में भी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर माता पिता में से किसी एक व्यक्ति को या दोनों को चश्मा है तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि बच्चे को भी चश्मा होगा ही होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और उसके अंदर जो नंबर जहाँ पे जाके वो स्थिर होगा, उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि वो ज़्यादा नंबर पे जाकर स्थिर होगा। चलिए, बहुत अच्छी सारी जानकारी आपने दी। अब चश्मे को लेकर सर ये भी सामने आता है कई बार कि चश्मा हटाया जा सकता है। क्या ऐसी सिचुएशन या क्या ऐसी तकनीक अपनाई जा सकती है या मौजूद है जिनके ज़रिए चश्मा हटाया जा सकता है, और किस उम्र में संभव है? दोनों थोड़ा सा।
देखिए, इस चीज़ को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। जी। एक तो जो चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, हम उसके प्रोग्रेशन को कैसे रोक सकते हैं। हुँ। दूसरा, अब वो स्थिर हो गया है तो उस नंबर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जी। तो पहले भाग पर आऊँ तो उसके अंदर ऐसे मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, लो डोज़ एट्रोपिन जिसे कहते हैं, जो कि मायोपिया प्रोग्रेशन में 65 टू 70% इफ़ेक्टिव है। जी। और कुछ ऐसे चश्मे हैं जो इस टेक्निक पे बने हुए हैं कि जो पेरिफेरल रेज़ को बहुत अच्छा सेंट्रल फोकस प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक स्टिमुलेटिंग एजेंट है पेरिफेरल डिफोकस, वो उसको ख़त्म करते हुए चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोकते हैं। तीसरा, कुछ ऐसी थेरेपी आ गई हैं जैसे कि रेड लो लाइट स्टिमुलेशन थेरेपी आती है, RLRL, जो चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोकती है। अब भाग दूसरे पे आऊँ जी। कि जिसमें हम चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। जी। तो वो उसके लिए सबसे पहले अनिवार्य रहता है कि आपका नंबर पिछले 6 महीने से 1 साल में स्थिर रहना चाहिए। ओके। 2 तरह के प्रोसीजर्स रहते हैं, कॉर्निया बेस्ड और लेंस बेस्ड। जी। तो अगर किसी का कॉर्निया फिट है और नंबर -6 के आसपास या उसके नीचे है तो हम लेसिक के द्वारा उस नंबर को हटा सकते हैं। पर कुछ व्यक्ति जिनके अंदर कॉर्नियल फिटनेस नहीं रहती है या नंबर इतना ज़्यादा है कि हम लेसिक से उसे नहीं हटा पाते, तो उसके अंदर इम्प्लांटेबल लेंसेज भी आते हैं जो आपकी आंख में परमानेंट फिट हो जाते हैं और उस नंबर को हम करेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया जानकारी आपने दी कि अगर चश्मा हटाने की मजबूरी या आप सोचते हैं कि चश्मा हट जाए, आपकी जो खूबसूरती को बरकरार रखा जाए, तो वो भी संभव है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। अब सर, फ्लू के बारे में थोड़ा सा मैं बातचीत करना चाहता हूँ। जब आई फ्लू फैलता है तो कई सारी भ्रांतियाँ कि अगर मैंने किसी आई फ्लू वाले को देख लिया तो उसको देख के मेरी भी आंखें आ जाएगी। इसको थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? और जो चश्मा को बच्चों को उस वक्त खास करके ध्यान रखने की कहा जाता है, स्कूल में भी बच्चों को रोकते हैं कि अगर आपको आई फ्लू हो रहा है तो आप स्कूल में ना आए, क्या वजह सबके पीछे लगती है? ये भ्रांतियाँ रही हैं कि अगर किसी को आई फ्लू, जो आँख दुखनी आना बोलते हैं, अगर हुआ है और मैंने उस व्यक्ति को देख लिया तो मुझे भी आई फ्लू हो जाएगा। हाँ। पर यह तथ्य सही नहीं है। एक्चुअल में वो वायरल एपिडेमिक होता है जो कि श्वास के द्वारा, छींकने के द्वारा या फिर हैंकरचीफ या टॉवल वगैरह एक दूसरे के शेयर करने या साथ बैठने से वो इस तरह से फैलता है। वो खाली देखने से आई फ्लू नहीं फैलता है, जी। वो नॉर्मल श्वास के थ्रू फैलने वाली बीमारी है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं आप इसलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब का जो बताना चाह रहे हैं कि ये एक दूसरे को छूने से फैलने वाली बीमारी होती है। एक, अगर आप किसी आई फ्लू वाले को देख रहे हैं तो उसे देखने की वजह से आपको आई फ्लू नहीं होता, और ये कम से कम क्लियरली हमें समझना चाहिए और इसको लेकर लोगों को भी हमें अवेयर करना ज़रूरी है। एक बार आपको फिर से बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीतीश कथुरिया साहब, जो पिम्स सिटी सेंटर मीरा नगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फेको रेफ्रैक्टिव एवं कॉर्निया सर्जन है आप। सर, कॉर्निया के बारे में आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं कि नेत्रदान महादान कहा जाता है, काफ़ी लोग उसके लिए प्रेरित भी करते हैं और इसको लगातार नेत्रदान करने वालों की संख्या बढ़ रही है। इससे कितने लोगों की रोशनी बचाई जा सकती है, और क्या जन्म से जो अंधे हैं और उन्हें, उनके साथ साथ उन लोगों को भी कॉर्निया रिप्लेस करके आंखों की रोशनी दी जा सकती है जिनको एक्सीडेंटल आंखें, उनकी रोशनी चली गई है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि नेत्रदान महादान। जी। अगर मैं कुछ आपके साथ डाटा शेयर करूं तो जी। लगभग हमें 1 लाख से ज़्यादा पर एनम कॉर्निया की रिक्वायरमेंट रहती है जी। सर्जरी की, जिसमें से हम अभी सिर्फ 50% टू 60% ही उसको अचीव कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा बैकलॉग बढ़ जाता है। जी। तो नेत्र प्रत्यारोपण में मेजॉरिटी जो पार्ट रहता है, कुछ लोगों को रहता है कि अगर पर्दे की नस सूख गई है या पर्दा ख़राब हो गया है तो डॉक्टर साहब क्या आप पूरा ही नेत्र प्रत्यारोपण कर देंगे क्या? जी। और जो पॉसिबल नहीं रहता है। जी। असल में कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज़ द मोस्ट कॉमन, जो सबसे कॉमन ट्रांसप्लांट होने वाला स्ट्रक्चर रहता है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है, पर वो ब्लैक पुतली का रंग होता है। कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, एवेस्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। और सक्सेस की बात करूं मैं अगर, तो दूसरे शारीरिक अंगों का जो प्रत्यारोपण होता है जैसे कि किडनी हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, कॉर्निया ट्रांसप्लांट के अंदर सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पुरानी तकनीक में भी 55 टू 60% उसका सक्सेस रेट था, परंतु अभी टेक्निक ऐसी भी आ गई हैं कि हम उस सक्सेस रेट को 90% तक ले जा सकते हैं केवल उस हिस्से को ट्रांसप्लांट करके जो कॉर्निया में ख़राब हुआ है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें जितने नेत्र दान करने वालों की ज़रूरत है उससे 60% ही अभी अवेलेबल हो पा रहा है। ऐसे में हमें एक दूसरे को प्रेरित करने की ज़रूरत है। अगर मरणोपरांत आप किसी को
प्रेरित करके नेत्रदान करवा सकते हैं, तो ये सिर्फ न आपके लिए बल्कि एक समाज के लिए भी जागरूकता वाला काम हो सकता है। कोशिश करिए कि अगर आपके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसका नेत्रदान संभव है, तो उसे प्रेरित करिए। अस्पताल ले जाने के साथ साथ या घर पे लाके भी सर बिल्कुल पॉसिबल है बिल्कुल, कि घर आपको सिर्फ एक नंबर पर कॉल कर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप जी। हमारे सहयोगियों को कॉल कर सकते हैं, आप अस्पताल में कॉल कर सकते हैं। ओके जी उसके बाद एक टीम कुछ ही समय के अंदर आपका एड्रेस जो भी आप प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे टीम पहुँच जाती है, तथा वहाँ पे 15 मिनट के अंदर ये प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है। मृत्यु के कितनी देर तक अपन ये कर सकते हैं? आइडियली 6 घंटे का समय बोला जाता है कि जी। विद इन 6 आवर्स वो रिट्रीवल हो जाना चाहिए, क्योंकि और उसको एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिल जाना चाहिए। जी। हम बात कर रहे थे नेत्रदान की, तो नेत्रदान के बारे में कई बार घबराहट सी होती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसे काम आप करें ताकि जो नेत्रदान का आपने संकल्प लिया है या कोई परिवार अगर तैयार हो गया है नेत्रदान के लिए, तो ऐसे में आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस बारे में मैं डॉक्टर साहब जानना चाहता हूं। सर, मरीज़ के जो रिश्तेदार हैं उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे कि जब तक टीम नहीं आए पहुँचे वहाँ तक, तब तक वो क्या ऐसे प्रिकॉशंस लें कि आपको और ये नेत्रदान है वो सक्सेसफुल हो सके उसके लिए? इसके लिए देखिए, टाइम हमारे लिए सबसे एक क्रूशियल चीज़ जो रहती है कि हमें विद इन 6 आवर्स वो चीज़ को कंप्लीट करना रहता है। जी। सेकंड, मृत्यु स्थान अगर अस्पताल में है तो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स वो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कॉर्निया या आइज ड्राइनेस की वजह से डैमेज नहीं हो। पर अगर घर पर ऐसा हुआ है तो आपको एक ही चीज़ करनी है कि आप आँखों को थोड़ा सा गीला कर दें और बंद कर दें, साथ में उसके ऊपर गीली कॉटन रख दें या फिर उसको टेप के साथ चिपका दें, ताकि उसमें सूखापन, ड्राइनेस या थिनिंग उसकी नहीं हो, जब तक कि टीम आप तक नहीं आती है। बिल्कुल। तो अगर आप नेत्रदान के लिए किसी को प्रेरित कर रहे हैं या अपने किसी परिजन ने पहले से संकल्प कर रखा है कि वो नेत्रदान करना चाहता था लेकिन उसकी मृत्यु घर पर हो गई है, डॉक्टर को पहुंचने में समय लग रहा है, तो ये तमाम प्रिकॉशंस आपको करना चाहिए। आंखों को थोड़ा सा कोशिश करें कि उन्हें गीली कॉटन से थोड़ा सा नमी उसमें कर दी जाए, और अगर आंखें खुली रह गई हैं तो उन्हें बंद कर दीजिए, ताकि जब तक टीम पहुंचे तब तक उनका उस आंखों का मॉइस्चर बना रहे। हम उम्मीद करते हैं इस शो को देखने वाले सभी जो लोग हैं वो किसी न किसी को प्रेरित करेंगे, और संकल्प लेने की बात में कई बार जो देहदान या नेत्रदान के लिए संकल्प लिया जाता है, सर उसमें किस तरह से लोगों को प्रेरित करें हम कि वो खुद पहले से कह जाए, मृत्यु से पहले प्रण कर लें कि मुझे नेत्रदान करना है? देखिए, प्रण करना बहुत अच्छी बात है, परंतु मरणोपरांत जो नेक्स्ट टू कीन होता है, जो इमीडिएट रिलेटिव होता है, उसकी परमिशन बहुत ज़रूरी रह जाती है। तो इसमें हमारा समाज को, रिश्तेदारों को प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति मरने से पहले अपनी इच्छा जाहिर करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो मैं कहूँगा कि जो रिश्तेदार हैं वो इस चीज़ को संज्ञान में लें कि किसी एक व्यक्ति के नेत्रदान से कोई अपनों को दोबारा से देख सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और आ रहा है सर कि क्या एक व्यक्ति द्वारा नेत्रदान किए जाने पे बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति की आंखों की रोशनी लाई जा सकती है, एक से अधिक व्यक्तियों को भी इसका फायदा पहुंचा सकती है? जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि कॉर्निया में डिफरेंट 6 लेयर्स होती हैं, और आजकल तकनीक इतनी एडवांस है कि जो लेयर ख़राब है हम खाली उसी का प्रत्यारोपण कर उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को एंडोथेलियल सेल डैमेज हुई हैं तो उस व्यक्ति में केवल वो लेयर ट्रांसप्लांट करके और बाकी का हिस्सा किसी और व्यक्ति जिसे कि एंटीरियर कॉर्नियल ओपेसिटी या केरेटोकोनस जैसी बीमारी हो गई है उस व्यक्ति में भी यूज़ किया जा सकता है। तो आप एक कॉर्निया से 2 लोगों को भी नेत्र ज्योति प्रदान कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी जानकारी। आपका एक छोटा सा संकल्प 2 लोगों की ज़िंदगी में रोशनी ला सकता है और जीवन उनका बदल सकता है। मोतियाबिंद को लेकर डॉक्टर साहब कई बार लोगों में भ्रांतियाँ होती कि गर्मी के मौसम में इसका ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, क्या कितनी सच्चाई इसमें? एक समय की एक दौर था, जब मैं बात करूं आज से 30-40 साल पहले, तो बिल्कुल सही थी ये बातें। उस समय पे ना तो ऐसी मॉडर्न ओटी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, ना ऐसी टेक्निक थी, ना ऐसी मशीनरी थी। तो और आउटरीच कैंप जो लगाए जाते थे कि बाहर ही कैंप लगा और वहीं पे ही एक टेम्परेरी ओटी सेटअप करके सर्जरीज कर दी गई, जिसके अंदर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। और गर्मी के वातावरण में इन्फेक्शन का रिस्क वैसे ही ज़्यादा रहता है। तो उस समय पर यह कहा जाता था कि सर्दियों में ऑपरेशन होगा तो इन्फेक्शन का रिस्क
रिस्क कम होगा, बिल्कुल सही था। परंतु आज की अगर मैं बात करूं तो वह बिल्कुल बदल चुका है। मशीन इतनी एडवांस हो चुकी है, हमारे ओटी मॉड्यूलर ओटीज़ हैं, जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वो सुविधाएं हैं कि हम 365 दिन किसी भी दिन अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो उससे इन्फेक्शन के रिस्क लगभग पूरा साल जो है वो बराबर रहता है, कोई एक्स्ट्रा गर्मियों में नहीं होता है। तो आप किसी भी समय सर्जरी करवा सकते हैं आज के समय। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के साथ या मोतियाबिंद जिन लोगों को होता है वो कई बार इस सोच में डूबे हुए होते हैं कि मैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद भी चश्मे से मुक्ति पा सकता हूँ क्या, मुझे चश्मा न लगाना पड़े, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है ये। आज के समय में जो मोतियाबिंद जो रहता है वो हमारे नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस जिसे कहते हैं उसके अंदर धुंधल आने की वजह से होता है, और ड्यूरिंग सर्जरी ऑपरेशन के दौरान उसको हटा के एक आर्टिफिशियल इम्प्लांटेबल लेंस उसमें लगाया जाता है। तो जो लेंस की जो तकनीक हैं वो इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि हम मल्टीफोकल ट्राईफोकल लेंस या ईडोफ लेंस के द्वारा आपके जो दूर और पास दोनों की नज़र को हम अच्छा कर सकते हैं, और जो डिपेंडेंसी आपकी चश्मे के ऊपर रहती है उसे लगभग ना के बराबर तक ले जा सकते हैं। जी, अब क्योंकि अभी आप सर पिम्स सिटी सेंटर में सेवाएं दे रहे हैं, थोड़ा सा अस्पताल के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं? पिम्स सिटी सेंटर एक मल्टी स्पेशलिटी स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है जिसके अंदर मैं नेत्र विभाग में कार्यरत हूँ। तो उसके अंदर जो भी हमने चर्चा करी वो सब सुविधाएं, चाहे वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, चाहे कॉर्निया संबंधित बीमारियां हों, या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग हो, या ग्लूकोमा का इलाज हो, यह सारी सुविधाएं हमारे पिम्स सिटी सेंटर पर अवेलेबल हैं। तो बहुत बड़ी जानकारी एक बार डॉक्टर साहब ने आपको दी। आप किसी भी समय मोतियाबिंद के अलावा भी किसी तरह का ऑपरेशन आप कराना चाहते हैं आँखों का तो बेझिझक करवा सकते हैं, और आप पूरी तरह सुरक्षित अपने ऑपरेशन के साथ ठीक भी हो सकते हैं। हम चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कुछ ऐसे टिप्स आप बताएं कि वो अपनी आँखों को सुरक्षित रख सकें और पहचान सकें कि उन्हें अब ज़रूरत है अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाने की। बिल्कुल, उसके अंदर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मोबाइल यूज़ की या डिजिटल जो लैपटॉप या टैबलेट यूज़ की, कि अगर ज़रूरी है तो ही अपने स्क्रीन टाइम को बढ़ाएं। आज के टाइम पे मैं बुरा नहीं कहूँगा सोशल मीडिया को, पर जिसकी वजह से हमारा मोबाइल जो वर्क है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारी आंखों के लिए वो वर्क बढ़ गया है, तो उनको आराम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 20 से 30 मिनट से ज़्यादा आपको मोबाइल या लैपटॉप आप चला रहे हैं या नियर वर्क कर रहे हैं तो मेरी राय है कि उसमें आप कुछ रेस्ट पीरियड दें, 20 से 30 सेकंड का या 2 मिनट का, जितना आप दे सकते हैं। परंतु उस दौरान नज़दीक का कोई काम ना करें, आप बाहर जाएं, बालकनी में जाएं, छत पे जाएं, 20 फीट से दूर कोई भी वस्तु है उसके ऊपर आप फोकस करें जो आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करेगी। और धूप का सेवन जो सुबह के समय होती है वो हमारी आंखों के लिए अच्छी रहती है, जिससे हमारे रेटिना में डोपामिन का लेवल बढ़ता है जो चश्मे के नंबर को भी रोकने में मदद करता है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं आज के समय पर बच्चों के लिए, तो दिन में 1 से 2 घंटा उनके लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ या खेल के लिए ज़रूर रखें आप। सर खान पान के लिए भी कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ ऐसी? खान पान के लिए जो भी येलो कलर के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो जिसमें पपाया सबसे अच्छा माना जाता है हमारे पर्दे के लिए आँखों के, और हरी सब्जियां बहुत अच्छी मानी जाती हैं, तो इन सब का सेवन करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी। अगर आपको लगता है कि आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं या डॉक्टर साहब से डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो आप पिम्स हॉस्पिटल के सिटी सेंटर मीरा नगर में आप डॉक्टर नीतीश कथुरिया साहब से संपर्क कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारा शो देखने वाले लोगों में अवेयरनेस आएगी, वो अपनी आँखों को सुरक्षित रख सकेंगे। चश्मे को हटाने की जो प्रक्रिया आपने बताई, अगर कोई उम्मीद या कोई शख्स चाहता है कि वो चश्मे से मुक्ति पाए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से वो संभव है। तो आँखों से जुड़ी किसी भी बीमारी के बारे में और भी कोई सवाल आपका है तो आप सीधे डॉक्टर नीतीश कथुरिया साहब से संपर्क कर सकते हैं और अपना निदान पा सकते हैं। दीजिए इजाज़त पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।